नमस्कार दोस्तों, आज आस्क योर डॉक्टर का पहला एपिसोड है। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये आस्क योर डॉक्टर का पहला एपिसोड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आस्क योर डॉक्टर में हम करेंगे क्या। तो आप बोलेंगे कि रैंडम सवाल तो आप लाइव क्लिनिक में भी लेते हैं। तो एक्चुअली में लाइव क्लिनिक में बिल्कुल रैंडम सवाल आते हैं, जो आप वहाँ पर लिख देते हैं वही सवाल आते हैं और उसी के मैं जवाब देता हूँ। तो मैंने सोचा कि जो सवाल बहुत ज़्यादा छूट जाते हैं या कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो बहुत सारे लोगों ने एक ही जैसा सवाल किया है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, उनके जवाब मैं लाइव क्लिनिक में नहीं दे पाता क्योंकि वो रैंडम सवाल रहते हैं। मुझे उन रैंडम सवाल का जवाब तुरंत देना पड़ता है और तुरंत जो भी सवाल रहेंगे उनको मैं जवाब वहाँ पर देना पड़ता है। तो मैं आस्क योर डॉक्टर में जो भी आपके यूट्यूब में सवाल है और जो व्हाट्सएप में सवाल हैं उनको चूज़ करूँगा। और उनको चूज़ कैसे करूँगा ये मैं बता देता हूँ। तो जो व्हाट्सएप में जो सवाल हैं, जो बहुत अच्छे सवाल हैं या जो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं बार बार, तो उनका जवाब उनको चूज़ करके अलग रख दूँगा। और जो ऐसे ही जो यूट्यूब में सवाल हैं, जो बार बार एक जैसे सवाल पूछे जाते हैं, उनको चूज़ करके मैं अलग रख दूँगा और उसको फिर जवाब देना चालू करूँगा। ये जवाब होम्योपैथिक के भी हो सकते हैं और मेरे वीडियोस में जो, जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं गायनेकोमेस्टिया का एक जवाब देने वाला हूँ। तो गायनेकोमेस्टिया एक वीडियो में बहुत कभी एक जैसे सवाल आ जाते हैं, तो वो सवाल के जवाब भी हो सकते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और चलिए अब चलते हैं आस्क योर डॉक्टर के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, पहला सवाल है बलराम मेहरा जी इसका कि लिव टी डायबिटीज़ के लिए, डायबिटिक पेशेंट के लिए यूज़ की जा सकती है कि नहीं की जा सकती। और एक सवाल है राजू यादव जी का कि होम्योपैथिक मेडिसिन डायबिटिक पेशेंट को यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो गोलियों में दी जाती है। तो इसका आंसर पहले मैं बलराम मेहरा जी का आंसर दे दूं कि लिव टी एक शुगर फ्री आती है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं डायबिटिक में, और एक जॉन्डिला सिरप भी आती है शुगर फ्री जो कि आप यूज़ कर सकते हैं डायबिटिक पेशेंट में। तो जो भी होम्योपैथिक आजकल कंपनियां बहुत ज़्यादा शुगर फ्री सिरप बनाने लगी हैं, जैसे अल्फ़ा आता है WSI का जो कि शुगर फ्री होता है। एक तो नॉर्मल आता है अल्फा टॉनिक और एक होता है शुगर फ्री। तो जो शुगर फ्री आता है वो डायबिटिक पेशेंट इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं, उसमें शुगर नहीं रहता। तो डायबिटिक पेशेंट को कोई भी घबराने की या कोई भी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन जो राजू जी ने सवाल किया है कि होम्योपैथिक मेडिसिन डायबिटीज़ में ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डाइल्यूशन की। तो डाइल्यूशन जो है वो बिल्कुल आप डायबिटिक पेशेंट में ले सकते हैं, उसमें 1% का शुगर नहीं रहता है। तो आप डाइल्यूशन जो है वो आप कोई भी डाइल्यूशन, चाहे वो आर्निका हो, चाहे वो एकोनाइट हो, चाहे वो बेलाडोना हो, चाहे वो किसी भी तरह का डाइल्यूशन हो, 30 पोटेंसी में हो, 200 पोटेंसी में हो, 1 m पोटेंसी में हो, आप शुगर पेशेंट डायबिटिक पेशेंट को दे सकते हैं। बिल्कुल झिझकना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कितने बार भी दीजिए, कोई भी साइड इफेक्ट इसका नहीं है, इसमें कोई भी किसी भी तरह का शुगर नहीं होता। अब दूसरी बात की ग्लोब्यूल्स में। तो जो ग्लोब्यूल्स में ये डिब्बियों में देते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो ये डिब्बियों में ग्लोब्यूल्स में दी जाती है ये शुगर है, और डायबिटिक पेशेंट को ये ग्लोब्यूल्स में शुगर नहीं देना चाहिए। अगर शुगर वाले पेशेंट है तो ये याद रखें कि आपको होम्योपैथिक दवा ग्लोब्यूल्स में नहीं लेनी है। आप डाइल्यूशन में, डायरेक्ट डाइल्यूशन में ऐसे आप ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये चिलिडोनियम M है 30 पोटेंसी में, इसलिए डायरेक्ट डाइल्यूशन है। इसको आप डायरेक्ट जीभ में 2 बूंद डालिए और 2 बूंद दिन में 3 बार, 1 बार, 2 बार और सप्ताह में 1 बार, जितना भी आपका डोजेज है वो डोजेज प्रॉपर तरीके से लीजिए। फिर उसके बाद बात करते हैं कि बायो कॉम्बिनेशन की। तो बायो कॉम्बिनेशन आप शुगर पेशेंट को कम दीजिए। जैसे आप अगर 4 गोली दे रहे हैं तो उसको 2 गोली सुबह शाम दीजिए, क्योंकि उसमें हल्का मात्रा में शुगर रहती है। और उससे थोड़ा अगर ज़्यादा मात्रा में, अगर 6 गोली दिन में 3 बार बायो कॉम्बिनेशन अगर देंगे शुगर पेशेंट को, तो अगर बहुत ज़्यादा शुगर है 400-500, तो फिर वो दिक्कत हो सकती है। अगर कंट्रोल है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 140-150 डायबिटिक का पेशेंट है, उसका शुगर कंट्रोल में है, तो फिर बायो कॉम्बिनेशन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। इसमें हल्का शुगर रहता है। बायो कॉम्बिनेशन हो या बायोकेमिक मेडिसिन हो, जैसे कैलकेरिया फ्लोर 6x हो, या बायो कॉम्बिनेशन 12 नंबर हो, 10 नंबर हो या 11 नंबर हो, तो इन मेडिसिन अगर शुगर पेशेंट को दे रहे हैं, जैसे बायो कॉम्बिनेशन 7 नंबर जो शुगर के लिए ही है, तो अगर आपकी शुगर बहुत ज़्यादा है तो बायो कॉम्बिनेशन 7 नंबर 2 गोली दिन में 5 बार लें, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होंगे। इकट्ठा 6 गोली दिन में 3-4 बार
ज़्यादा ना ले। अगर शुगर कंट्रोल है, लगभग 200 के अंदर है, तो फिर कोई भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा बायो कॉम्बिनेशन का। अब चलते हैं मदर टिंचर की तरफ कि मदर टिंचर शुगर में पेशेंट को लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो शुगर पेशेंट को मदर टिंचर की कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह का मदर टिंचर आप ले सकते हैं, कोई भी आपको हानि नहीं होगी मदर टिंचर से, उसमें किसी भी तरह का शुगर आपको नहीं मिला होता है। प्लांट शुगर वो जो माइनर शुगर रहता है तो ऐसे वो एब्जॉर्ब हो जाता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो प्लांट जैसे प्लांट किंगडम की कुछ मेडिसिन रहती हैं जिसके एक्सट्रैक्ट में भी हल्का शुगर रहता है, सभी प्लांट में हल्का शुगर रहता है, जो कि प्लांट शुगर जो नेचुरल शुगर है वो कोई दिक्कत नहीं करता, वो एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी के अंदर, और वो भी मदर टिंचर में इतने दिन तक प्रिजर्व होके रखता है तो वो शुगर बचता नहीं है। तो मदर टिंचर लेने से कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि कोई भी मदर टिंचर आप ले सकते हैं, चाहे वो बेलाडोना हो, चाहे वो रक्सटॉक्स हो, चाहे वो आर्निका हो, चाहे वो पोलोसिन तो शुगर पेशेंट को बहुत इफेक्टिव है। चिरायता मदर टिंचर शुगर पेशेंट को बहुत इफेक्टिव है। साइजेजियम जम्बोलिकम बहुत इफेक्टिव है, और सिप्लेंड्रा इंडिका बहुत इफेक्टिव है, तो आप ले सकते हैं। बायो कॉम्बिनेशन में ध्यान देना चाहिए कि ज़्यादा डोज ना दें, 8 गोली 10 गोली ऐसा ना दें, 2-4 गोली आप दें, कोई दिक्कत नहीं है। शुगर पिल्स बिल्कुल ना दें शुगर पेशेंट को, और साथ में आप क्या कहते हैं शुगर पेशेंट को डायल्यूशन कोई भी दिक्कत नहीं है। और पेटेंट की जहाँ तक बात है तो जो ड्रॉप्स आते हैं, जैसे कार्डेड ड्रॉप है, ये कार्डेड ड्रॉप है, और ये ड्रॉप में किसी भी तरह का शुगर कंटेंट नहीं है, ठीक है। और पेटेंट की जहाँ तक बात है तो जैसे मान लीजिए ये गैस्ट्रो एड सिरप है, तो ये शुगर कंटेंट है इसमें, और ये शुगर पेशेंट को नहीं देंगे। गैस्ट्रो एड सिरप अगर शुगर फ्री आती है तो शुगर फ्री दे सकते हैं, सिरप जो है वो डायबिटिक पेशेंट को नहीं देते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर अच्छे से मिल गया हो। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी में दवा ले सकते हैं कि नहीं, और ये ज्योति जी ने सवाल किया है, और बहुत लोग ये सवाल करते हैं प्रेगनेंसी में होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहिए कि नहीं, और ये सेफ है कि नहीं। तो 2-3 मेडिसिन को छोड़ के बाकी प्रेगनेंसी में मेडिसिन सेफ है, और मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि आप कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर से पहले पूछ लें कि ये मेडिसिन सेफ है कि नहीं। बहुत सारी मेडिसिन होम्योपैथिक में प्रेगनेंसी में बहुत सेफ है, कोई दिक्कत नहीं होती है, प्रेगनेंसी में दी भी जाती है, जैसे बायो कॉम्बिनेशन 26 नंबर, कोलोफाइलम, कोलोसिन, मैकफॉस, ये कोई दिक्कत नहीं करती हैं मेडिसिन। जैसे सल्फर हो गया, तो सल्फर को डॉक्टर से पूछ कर लेना चाहिए, सोराइनम को डॉक्टर से पूछ के लेना चाहिए, मेडोराइनम को डॉक्टर से पूछ के लेना चाहिए, क्रूजा को भी डॉक्टर से पूछ के लेना चाहिए, पल्सेटिला को डॉक्टर से पूछ के लेना चाहिए, एकोनाइट, बेलाडोना, एलियमसिपा, ये सब मेडिसिन प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी सेफ हैं। तो कुछ मेडिसिन होम्योपैथिक में प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है, उसको डॉक्टर से पूछ के लेना चाहिए। वैसे सेफ का मतलब है कि आपको मिसकैरेज वगैरह हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बस लेना नहीं चाहिए। कभी कभी इफेक्ट उसके गलत पड़ सकते हैं बच्चे में, तो डॉक्टर से पूछ के ले। कुछ दवाइयाँ जैसे सल्फर हो गई, सोराइनम हो गई, मेडोराइनम हो गई, तो ये मेडिसिन जो है वो डॉक्टर से पूछ के लें, या डॉक्टर अगर आप जाएं डॉक्टर के पास, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास, तो आप बता दें कि प्रेग्नेंट है, मेरे पास जितने भी प्रेग्नेंट वूमेन आती है तो मैं पूछ लेता हूँ, और उस हिसाब से फिर मेडिसिन देता हूँ। एकोनाइट, बेलाडोना वगैरह के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। कुल मिला के एक्यूट मेडिसिन जो भी हैं उनके कोई भी साइड इफेक्ट या कोई भी इफेक्ट बच्चे पे नहीं पड़ते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। और कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जैसे मेडोराइनम या सल्फर, इनके पड़ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि ना भी पड़े, लेकिन उसको डॉक्टर से पूछ के ही लेना चाहिए। पल्सेटिला वगैरह डॉक्टर से पूछ के लेना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। तो आशा करता हूँ कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है आविश खान जी का, और ये बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया है कि होम्योपैथिक में मोटा होने की कोई दवा आती है, तो इसका एक मैंने वीडियो बना भी दिया था, अल्फा माल्ट SBL की या मेडिसिन की। आपको सुबह 1 गिलास दूध में उसको 2 चम्मच मिलाना है अल्फा माल्ट को, और उसको घोल के बढ़िया अच्छे से, अच्छा खूब बड़ा गिलास होना चाहिए दूध का, और बढ़िया भैंस का दूध होना चाहिए आपको अगर वजन बढ़ाना है तो, और उसमें 2 चम्मच अल्फा माल्ट घोल के आप पी लीजिए सुबह और शाम को। अगर आपका डाइजेशन सही रहता है तो शाम को भी पी सकते हैं, नहीं तो आप सुबह पीजिए, और बहुत अच्छा वजन बढ़ेगा। साथ में थोड़ा एक्सरसाइज करिएगा तो मसल्स भी आ जाएंगी। तो बस इसका आंसर यही है, अल्फा माल्ट बहुत ही इफेक्टिव है वेट बढ़ाने के लिए, और ये बहुत लोगों ने सवाल किया है, तो इसका मैं एक जवाब दे रहा हूँ, अल्फा माल्ट। तो दोस्तों चौथा सवाल ये है, ये इराकी सोनी जी ने पूछा हुआ है, और ये नाम थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। क्या होता है कि गूगल में कोई भी कैसा भी नाम रख देता है तो थोड़ा सा अजीब सा नाम है, और बहुत फीमेल्स में ये सवाल आता है कि PCOD की वजह से जो हेयर
आ जाते हैं, बाल आ जाते हैं, मेरे तो नॉर्मल है, लेकिन पीसीओडी की वजह से जो बाल आ जाते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ 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 फीमेल्स में, तो उसके लिए कौन सी सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन है होम्योपैथिक में? तो मैंने जो मेडिसिन दे के रखी है उसमें से सबसे 2-3 बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। एक तो है नेट्रम म्यूर, एक है थूजा और एक है ओलियम जैक 3x। तो नेट्रम म्यूर आप सुबह सुबह ले लीजिए, थूजा आप रात में ले लीजिए और ओलियम जैक 3x 2-2 गोली दिन में 3 बार लीजिए। लगभग आपको 6 से 7 महीने या साल भर तक दवा लेनी पड़ेगी और धीरे धीरे आपके बाल पूरे ठीक हो जाएंगे और जो बाल उग आते हैं हल्के हल्के वो भी ठीक हो जाएंगे। तो नेट्रम म्यूर 1 m आपको सुबह सुबह एक बार लेना है, थूजा 1 m आपको रात में एक बार लेना है और ओलियम जैक 3x 2-2 गोली दिन में 3 बार लेना है। ये पीसीओडी में की वजह से जो बाल आ जाते हैं उसके लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है और साथ साथ वो पीसीओडी को भी ठीक करने में काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है, नेट्रम म्यूर, थूजा और ओलियम जैक 3x। तो ये सब मेडिसिन है पीसीओडी के लिए। अब चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो ये सवाल है समन जी और रहमान आलम जी के तरफ से, और ये बहुत सारे गाइज यानी लड़के बहुत सारे पूछ रहे हैं। गायनकोमेस्टिया का वीडियो मेरे बहुत ज़्यादा चला हुआ है और बहुत ज़्यादा लोग डेली मेरे व्हाट्सएप में लगभग 50% जो मैसेज रहते हैं सिर्फ गायनकोमेस्टिया के रहते हैं। और गायनकोमेस्टिया मैं नहीं समझता था कि इतना बड़ा बीमारी है और इतने लोगों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं जब से गायनकोमेस्टिया का वीडियो डाला हुआ हूँ तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहला सवाल ये है गायनकोमेस्टिया का, इसमें बहुत सारे सवाल हैं, मैं पहला दूसरा तीसरा सवाल ले लेता हूँ। तो पहला सवाल ये है कि 20 साल के ऊपर वालों को जो गायनकोमेस्टिया में मैंने जो वीडियो में दवाई डाली हुई है वो इफेक्टिव है। तो आप कितने भी साल के हो वो दवाई बहुत इफेक्टिव है, बस आप लड़के हो तो वो दवाई बहुत इफेक्टिव है, मतलब आप मेल होना चाहिए आपको और किसी भी एज के हो आप, वो दवाई गायनकोमेस्टिया की बहुत इफेक्टिव है। दूसरा सवाल ये आता है कि वो दवाइयाँ कैसे लेनी है। तो देखिए R19 जो है, R19 मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो R19 है इसको 10 ड्रॉप्स आधे कप पानी में, मतलब 1 कप ये हुआ, आधा कप ये हुआ, आधे कप पानी में 20 बूंद डालना है और उसको खाली पेट सुबह दोपहर शाम या फिर खाना खाने के 1 घंटे बाद भी ले सकते हैं। पेट खाली हो जाना चाहिए एक्चुअली में, बस यही है। तो पेट अगर खाली हो जाए आपका तो सुबह दोपहर शाम R19 दिन में 3 बार लेना है। दूसरी मेडिसिन है थूजा 200। तो थूजा 200 रात में 2 बूंद सीधे डायरेक्ट जीभ में ऐसे जीभ बाहर निकाल लिए और 2 बूंद आराम से आपको ले लेना है, ठीक है। एक मेडिसिन है कोनियम मैक्युलेटम 200। तो अगर आपके यहाँ पर ब्रेस्ट में जो बढ़ा हुआ है वहाँ पर गठान है, तो गठान अगर है तो फिर कोनियम मैक्युलेटम, या फिर ऐसा उभरा हुआ या हार्ड महसूस हो रहा है तो आपको कोनियम मैक्युलेटम 200 बहुत इफेक्टिव है, तभी ले। अगर नहीं है तो फिर आप R19 और थूजा लें और काली आयोड लें। काली आयोड के बारे में मैं थोड़ा देर में बात करूंगा। कोनियम मैक्युलेटम 200 2 ड्रॉप्स 2 बूंद आपको डायरेक्ट जीभ में 1 बार लेना है सुबह और 1 बार लेना है शाम को, ठीक है, 2 बार लेना है। अब तीसरी मेडिसिन है काली आयोड 30। तो काली आयोड 30 आपको 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम को लेना है, खाना खाने के 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद, और सभी दवाइयों में 15 से 20 मिनट का अंतर देना है। तो ये मेडिसिन लेने का तरीका है। और तीसरा सवाल इसमें एक और आता है कि सर इस मेडिसिन को लेते हैं तो क्या हम ड्रिंक कर सकते हैं, क्या हम नॉनवेज खा सकते हैं, क्या हम क्या खाएं क्या ना खाएं। तो मैं फ्रेंकली बात करता हूँ कि अगर आप ड्रिंक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ना करें, मेरे हिसाब से तो वो बहुत नुकसानदायक होता है, तो उसको बिल्कुल ना करें। और आप नॉनवेज खाते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप नॉनवेज खाइए, लेकिन आप 1-2 घंटे का अंतर दीजिएगा। और अगर आप कच्ची प्याज, कच्चा लहसुन इसको भी खा सकते हैं, 1-2 घंटे का अंतर दीजिएगा। कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पी सकते आप, तो कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पीना है। किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन आप लेंगे तो कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पीना है। इलायची, लौंग ये सब आप नहीं खाइएगा, तो इलायची और लौंग नहीं खाना है। और ज़्यादा सेंटेड आइटम बिल्कुल फुल स्प्रे में लगा लें तो लगाएं, लेकिन आप फिर 2 घंटे का गैप दें होम्योपैथिक दवा से, क्योंकि अगर आप स्प्रे बहुत तेज सेंट का लगा लेंगे तो 2 घंटे का आपको गैप देना पड़ेगा। जब स्प्रे हट जाएगा तो फिर आपको दवा खानी नहीं, तो दवा का असर नहीं होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, गायनकोमेस्टिया का भी हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा कि कुछ इंटरेस्टिंग है, और ये वीडियो हर फ्राइडे को आएगा। ऐसे ही आपके कुछ क्वेश्चंस मैं लूँगा और ऐसे ही आपको आंसर दूंगा।
जिससे आपको समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो गायनेकोमेस्टिया के बारे में मैंने काफ़ी अच्छे से समझा दिया कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। और एक बंदे ने पूरा लगभग 1.5 पेज का लिखा था कि सर ये मेडिसिन और ये मेडिसिन और ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये क्या खाना चाहिए। तो उनको देख के मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया था और फिर मैंने सोचा कि एक वीडियो इस टाइप का बनाना चाहिए और सबके लिए अच्छा रहेगा। और उन्होंने जो मेडिसिन जो जिस तरीके से लिखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना बड़ा बड़ा पेज में लिखते हैं, लिखने में कितनी मेहनत लगती है वो मैं जानता हूँ। तो बस आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा है और ये ट्रेंड आस्क योर डॉक्टर कैसा है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक का बटन दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि मुझे पता चलेगा कि इस वीडियो में क्या अंतर रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और अगर आपका कुछ भी सुझाव हो इस वीडियो को लेके या मेरे बातचीत के ढंग को लेके तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे ज़रूर लिख के बताइएगा। मैं पढ़ूंगा और थोड़ा सा अपने उसको चेंज करूंगा, क्योंकि मैं पहली बार इस टाइप के वीडियो बना रहा हूँ। तो थोड़ा सा चेंज करना मुझे लगता है कि थोड़ी थोड़ी गलतियाँ होंगी। अगर गलतियाँ हैं तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में लेके। और कोई क्वेरी हो कुछ और नेक्स्ट जो फ्राइडे को वीडियो आने वाला है आस्क योर डॉक्टर, तो अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हो तो इस आस्क योर डॉक्टर में पूछ लीजिएगा। इसी में से मैं कुछ क्वेश्चंस ले लूँगा, 1 2 3 4, और नेक्स्ट बार से मैं मैक्सिमम 20 क्वेश्चन लूँगा और मिनिमम कम से कम 10 क्वेश्चन लूँगा। इसमें 5 क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि मुझे कुछ बताना था और कुछ बोलना भी था, तो इसलिए सिर्फ 5 क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए और सब्सक्राइब, पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। और ऐसे ही अगर आपको लाइव क्लिनिक और आस्क योर डॉक्टर नया चालू हुआ है तो उसको देखना है तो सब्सक्राइब के बगल में जैसे ही आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो एक बेल आइकन दिखेगा, तो बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बिल्कुल कर दीजिए अभी। और अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा, क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये सब बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, तो आप कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए